बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ: द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। The total momentum of an isolated system always remains constant. ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है और मोमेंटम उस आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट कैसे होता है, आइए सबसे पहले इस बात ही को समझते हैं। देखिए, साइंस में तीन तरह के सिस्टम्स वर्क करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हमने यहाँ पे एक सर्कल के जरिए से आपको शो करके दिखाया है। एक होता है क्लोज्ड सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? द सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ फोर्स एंड एनर्जी टू एंटर इन और एग्जिट फ्रॉम इट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई वर्क हो रहा हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो और बाहर से ना तो एनर्जी अंदर जा सके और ना ही अंदर से बाहर जा सके। इसी तरीके से ना तो कोई फोर्स बाहर से अंदर आ सके और ना ही अंदर से बाहर जा सके। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो सिस्टम कहलाता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसके अंदर जितनी भी वर्किंग, जितना भी एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, उसमें बाहर की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, बाहर की कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही अंदर की जो डेवलप्ड फोर्स है या डेवलप्ड एनर्जी है वो बाहर की तरफ मूव करती है। ऐसा कुछ भी उसमें पाया नहीं जाता। नाउ दिस इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम. So in the law of conservation of momentum, we must have an isolated system. और इसके अंदर चूंकि न फोर्स बाहर से अंदर आ रही है, न अंदर से बाहर जा रही है, न एनर्जी अंदर से बाहर आ रही है, न बाहर से अंदर जा रही है, तो इसके अंदर का जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि वक्त के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है मोमेंटम की वो चेंज होती रहेगी, लेकिन जब भी उसको सम अप किया जाएगा तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही हमारे पास आएगी। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको दिया, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात और बताते चले कि आपको हो सकता है कि कहीं क्लोज सिस्टम नजर आए लिखा हुआ, कहीं ओपन सिस्टम भी नजर आए लिखा हुआ। तो ये भी हम आपको बताते चले कि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती है। एनर्जी बाहर से अंदर भी आ सकती है और अंदर से बाहर भी जा सकती है, लेकिन फोर्स उसमें कहीं ना तो अंदर से बाहर जाएगी और ना ही फोर्स बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, उसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर एनर्जी भी जा सकती है और फोर्स भी जा सकती है। तो ऐसी सूरत में वो सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। अच्छा, बात हमारी सिर्फ चलेगी आइसोलेटेड सिस्टम के एतबार से, इसलिए हम इन दोनों चीजों को तो यहां से रिमूव कर देते हैं। अब हम आते हैं इस आइसोलेटेड सिस्टम के हवाले से एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेशन आपको बताते हैं जिसके जरिए से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझ सकते हैं। अगर एक कार है और एक ट्रक है, एक कार है और एक ट्रक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अभी कोलिजन शुरू नहीं हुआ, आप समझ लीजिए कि चलिए मेरे पास ये दो मार्कर जो हैं, ये दो कलर के मार्कर हैं। इन दोनों कलर्स के मार्कर को हम ये तस्वुर कर लेते हैं कि ये कार है और ये ट्रक है।
जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आते चले जा रहे हैं, अभी कोलिशन शुरू नहीं हुआ, आपको मालूम है इसका भी कुछ ना कुछ मास है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, इसकी भी अपनी एक वेलोसिटी है, इसकी भी अपनी एक वेलोसिटी है। उसके बाद जब इनको कोलाइड किया जाता है, इनका टकराव होता है, तो फिर जो वेलोसिटी इसकी अपनी थी वो नहीं रहेगी, इसकी जो अपनी वेलोसिटी थी वो भी चेंज हो जाएगी। अब मास तो चेंज नहीं हुआ, m1 अगर इसका मास था, m2 अगर इसका मास था, कोलाइड करने से पहले, कोलिशन के बाद भी इसका मास m1 ही है, इसका मास m2 ही है, लेकिन इन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो चुकी हैं। बाज़-औक़ात ऐसा भी मुमकिन होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इस तरह से टकराते हैं तो उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, और बाज़-औक़ात उनके मास में भी रद्द-बदल हो सकती है। तो हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आपको बता रहे हैं तो उसमें मास के तब्दील होने का भी इशू आ सकता है। यानी फर्ज कर लीजिए दो मासेस हैं, एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। ये दोनों कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ, फर्ज कर लीजिए इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जब ये यहां पर पहुंचे, यानी ये अभी कोलाइड नहीं किया है इन दोनों ने, लेकिन इन दोनों का मोमेंटम अपनी जगह पर मौजूद है, और वो मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? m1u1। क्योंकि हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है ना, v इज द वेलोसिटी, तो हमने वेलोसिटी यहां u ली है, v नहीं ली। इसी तरीके से इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो बन जाएगा m2u2। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि m1u1 इसका मोमेंटम, m2u2 इसका मोमेंटम हुआ, और जब कोलाइड किया तो इन्होंने यहां पे ये कोलाइड करके ये बिल्कुल एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अभी भी इसका जो मास है वो तो m1 है, इसका मास m2 है, लेकिन अब इनकी जो वेलोसिटी है वे वेलोसिटी इनकी बन जाती है v1 और वेलोसिटी बन जाती है v2। जब ये इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब मोमेंटम कितना बनेगा? अब मोमेंटम जो इनका बनेगा वो बनेगा m1v1 और इसका बनेगा m2v2। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर ये इसका मोमेंटम है और ये इसका मोमेंटम है, तो टोटल मोमेंटम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो कोलिशन के बाद टोटल मोमेंटम निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर बताता चलूं कि ये बॉडी, एक बॉडी है A, दूसरी बॉडी है B। A बॉडी जिसका मास m1 है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। B बॉडी जिसका मास m2 है, u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसका इंडिविजुअल मोमेंटम m1 u1 है, इसका इंडिविजुअल मोमेंटम m2 u2 है। और जब हम टोटल करेंगे तो इन दोनों मोमेंटम्स को सम कर देंगे, तो ये मोमेंटम कौन सा हुआ हमारे पास? बिफोर कोलिशन। अब उसके बाद सेकेंड स्टेज, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज थी, ये हमारे पास सेकेंड स्टेज आ रही है। जब इन दोनों को टकरा दिया गया, जब इन दोनों को टकराया गया तो अब मास तो इसका m1 ही है, लेकिन वेलोसिटी इसकी v1 हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी v2 हो चुकी है। तो ये तो इंडिविजुअल इनका अपना अपना टकराने के बाद, कोलिशन के बाद का मोमेंटम है, ये इसका और ये इसका।
जब सम करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो मोमेंटम आ रहा है वो क्या आ रहा है, टोटल मोमेंटम कौन सा आ रहा है, ये आफ्टर कोलिशन, आफ्टर कोलिशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये हमारे पास टोटल मोमेंटम ये आ गया बिफोर कोलिशन और आफ्टर कोलिशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है वो कुछ यूं होती है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन is equal to total momentum after collision। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो टोटल मोमेंटम हमने देखा कि यहां पर ये जो मोमेंटम हमने यहां पर ऐड करके लिखा था, ये टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिशन, और ये टोटल मोमेंटम था दोनों को ऐड करके लिखा ये आफ्टर कोलिशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन में ये स्टेटमेंट आ जाएगी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 plus m2v2। Now this statement is the mathematical form of law of conservation of momentum। ये exist करता है, ये existing position पर है। law of conservation of momentum हमेशा exist करता है जब भी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जो आइसोलेटेड हो। अच्छा, ये बात हम आपको और बताते चले कि आइसोलेटेड सिस्टम हर जगह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है। इससे पहले जब हमने एक एग्जांपल आपको दी थी कि एक फायर होता है, उस फायर होने में दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, एक तो गन है और एक उसका बुलेट है। गन अपना एक मास रखता है, बुलेट अपना एक मास रखता है। इसी तरीके से वो जब रेस्ट पोजीशन पर है तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गन ले ले, मास m1 वेलोसिटी u1, मास m1 वेलोसिटी u1। अगर हम बुलेट ले ले, मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2। और बात है कि हमारे पास इस वक्त u1 और u2 दोनों रेस्ट में हैं और बिल्कुल स्टॉप पोजीशन में। ट्रैगर दबा, फायर हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि मास ऑफ बुलेट तो वही रहेगा m1, पहले भी m1 था, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बहुत तेजी से निकल के जा रही है। इसी तरीके से मास ऑफ गन m2 ही रहेगा, पहले भी m2 था, और अब उसकी वेलोसिटी जो है वो कहां जाएगी? क्या वो भी बुलेट के साथ चली जाएगी? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। आप देखते हैं कि जब आप फायर करते हैं तो एक पुश बैक पे लगता है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, झटका या धक्का इसे उर्दू में कहा जा सकता है। ये जो इम्पल्स है ये गन ने मूव किया है, तो उसकी अपनी एक वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी के साथ उसने मूव किया। तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, हमेशा वहां पर होता है जहां दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लॉ, इसका कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से याद भी करेंगे, अपने रजिस्टर पे नोट भी करेंगे, और इंशाल्लाह नोट्स भी आपको हाथ के हाथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।